Now it is clear to you people? मतलब कि the screen is visible to you people? Yes, ma'am. ठीक Yes, है? ma'am. Just try to understand what is demand and what is Yeah. supply. Don't focus on what is being written on the slides. Please focus on what I am going to pronounce it to you people. ठीक है? डिमांड मीन्स जब भी आप कुछ भी चीज खरीदने के लिए when you people are willing to purchase anything and you are holding a sufficient amount of money with yourself, specifically time when your want is being converted into a demand. जब आपने वो प्रोडक्ट परचेज कर लिया देन दैट प्रोडक्ट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ डिमांड. अदरवाइज देयर इज नो कंसर्न, मतलब व्हाट यू वांट इज व्हाट योर नीड इज until and unless that is not being converted into a demand, or that sufficient amount of things it is not holding with the concerned parties. Suppose आप कोई सामान बाजार से खरीदने गए, the sufficient amount of quantity if the supplier is not holding with themselves, then this is not being converted into a डिमांड. क्योंकि उस पर्सन के पास उतनी सप्लाई ही नहीं है कि वो जो आइटम्स है जो सर्विस है आपको वो प्रोवाइड कर सके. सप्लाई एनालिसिस क्या कहता है? सप्लाई कहता है एज पर यू हैव टू अरेंज द थिंग्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. आपने वो चीज उतनी सप्लाई मार्केट में करनी है जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है. अदरवाइज ना तो डिमांड जनरेट हो पाएगी, ना ही आप उस गुड की सप्लाई मार्केट में अरेंज कर पाओगे. ठीक है? Definition of demand. By demand, we means that various amount of a given items or services that consumer would buy in one market during a given period of time at various prices, at various income or at various prices of the related goods. अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट डू मीन बाय रिलेटेड गुड्स? रिलेटेड गुड्स और व्हाट आर रिलेटेड गुड्स? रिलेटेड गुड्स वो होते हैं जिनका सर्वाइवल एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं होता है. एक होते हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होते हैं हमारे पास रिलेटेड गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? यूजली वी गिव द एग्जांपल ऑफ टी एंड कॉफी, दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स. क्लोज रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? क्लोज रिलेटेड गुड्स मतलब एक जैसे पेन, द सर्वाइवल ऑफ, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कहते हैं. पेन की सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है विदाउट द इंक. Type of demand. Then we talk about what type of demands will raise in market. Joint demand. Demand for goods and services is referred to be joint demand. There could be including associated with the individual or items that shopper buy frequently in a bulk. They buy milk or peanuts, jams, etc. Although there is a connection between the two, demand for anyone is not always influenced by the other. Demand for milk is not being influenced by the other particle. मतलब कि other articles की जैसे हम लोग बात करते हैं, demand is directly or indirectly is being associated with price of a commodity. When the price of milk is high, we are supposed to purchase milk only. We are not going to use milk for the other purposes. Other purposes का क्या मतलब रहता है? We people are not supposed to use milk for other purpose. हम लोग कर्ड के लिए नहीं यूज करेंगे, उससे क्रीम बनाने के लिए यूज नहीं करेंगे. There is a joint डिमांड. ज्वाइंट डिमांड मतलब एक चीज हम लोग बल्क में, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको. यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सर्विसेज इज रेफर्ड एज अ ज्वाइंट डिमांड. हम लोग मार्केट में कोई चीज परचेज करने के लिए जाते हैं, ठीक है? हमें पसंद आ गई एक, जैसे बाय वन गेट वन की इसकी ऑफर थी, ठीक है? वी आर सपोज टू परचेज वन आइटम, आफ्टर दैट वी गेट अ अदर थिंग फ्री, और रेंज सेम है. If I'll purchase one thing, I have to pay 20 rupees. If the other thing is free,
विथ दैट पर्टिकुलर थिंग आई हैव टू पे 20 रुपीज ओनली। तो आप दोनों चीजें लेके आओगे ना, एक चीज तो नहीं लेके आओगे ना। तो सम टाइम दैट इज अ ज्वाइंट डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सर्विसेज एंड रेफर्स टू द ज्वाइंट डिमांड। एक पेन कभी भी परचेज करते हो तो उसके अंदर रिफिल आपको 110% मिलता ही मिलता है। दैट शुड बी अ ज्वाइंट डिमांड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स टू यू पीपल। I'm sorry to disturb you, Sandeep Kumar. Could you please mute yourself? You're disturbing this. Ma'am, could Yes, you please Sandeep. mute him? Yes, Sandeep, tell me. Unable to hear anything, ma'am. Unable to hear anything. But my voice is audible to everybody, bachcha. Yeah, just because of Sandeep has some noise there side. Ma'am, could Chalo. you please tell everyone to mute them? Everyone is requested to mute, please. Unable to If hear any word or any everyone, sentence, ma'am. everybody get Please. It's unaudible. definitely you hear my voice. If everyone is going to mute the, I hope complimentary goods are clear to you people. Next, that is composite demands. Single है when a single product has many users. When a single product has many users, then there is a rise in prices of that particular commodity. एक single product है जिसके बहुत सारे users हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको हम लोग मल्टीपल पर्पज से यूज कर सकते हैं। तो उस कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाता है, उस कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। आपने देखा होगा व्हेन देयर इज राइज इन प्राइसेस ऑफ ऑनियन इन द मार्केट, जब हमारे यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर का मंथ आता है ना, ऑन द सडन वे द प्राइसेस ऑफ द ऑनियंस गेट इंक्रीज। तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, उस चीज को स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, the supply, why the prices of that commodity get increased? Because there is lesser supply of that particular product in the market. This is the only reason behind it कि prices उस commodity के increase हो गए हैं। तो उससे पहले ही लोग क्या करते हैं, they store that particular product ताकि इसका जब प्राइस बढ़े तो we enjoy जो हमने कम से कम रेट में उसको खरीदा हुआ है। That thing come under your composite demand. Next, that is short term and long term demand. Short term and long term demand क्या कहती है? Short term demand होती है for a shorter tenure of time. The price will get automatically changed. Long term रहती है when the prices of a commodity get increased once upon a time, they will not come down. Whatever will be the situation prevail in the market. शॉर्टर टर्म में मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिया ओनियन का, पीछे से सप्लाई इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली द प्राइस ऑफ द कमोडिटी गेट डिक्रीज। लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन डिमांड में हम लोग एग्जांपल देते हैं, वी गिव द एग्जांपल ऑफ गोल्ड टू यू पीपल। व्हेन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी गेट राइज, they are not supposed to decrease until and unless whatever will be the condition। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग रन में। संदीप अपना प्लीज आप ऑडियो ऑफ करो। संदीप ऑडियो ऑफ करो अपना। ठीक है, तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का क्या मतलब चलता है? लॉन्ग रन मीन्स कि उस चीज की कमोडिटी के प्राइसेस आपके लॉन्ग रन तक सेम चलेंगे until and unless what type of conditions, what type of circumstances prevail in the market। नेक्स्ट आता है आपका प्राइस डिमांड। द अमाउंट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू स्पेंड ऑन अ प्रोडक्ट एट अ स्पेसिफिक प्राइस इज नोन एज प्राइस डिमांड। जब एक कस्टमर रेडी हो जाता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उसके ऊपर टाइम पैसा लगाने के लिए, दैट थिंग कम अंडर योर प्राइस डिमांड। क्योंकि एक ही चीज है जो आपको चीज लेने से और ना लेने से विलिंगनेस तो होती है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, बट सम टाइम यू थिंक दैट द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इज सो हाई
मतलब कि हमें लगता है कि हमारा वो वर्थ नहीं निकलेगा, डिमांड भी है, वांट भी है, मतलब कि यू वांट दैट पर्टिकुलर थिंग वेरी ईगली, बट आप सोच रहे हो द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज वेरी हाई, देन यू आर नॉट गोइंग टू टेक योर डिसीजन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, जब आपको लगना शुरू हो जाता है कि इस कमोडिटी का प्राइस हाई है, तो यू ट्राई टू फाइंड आउट द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ सेम कैटेगरी। आप फाइंड आउट करना शुरू कर देते हो कि हाँ, हम इसी कैटेगरी का कोई और प्रोडक्ट भी ढूंढ सकते हैं, कोई और ब्रांड भी ढूंढ सकते हैं, कोई चीज ऐसी भी ढूंढ सकते हैं जिसकी कॉस्टिंग मेरे बजट में आती हो। ठीक है, तो प्राइस डिमांड ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है व्हेन यू पीपल आर सपोज टू परचेज एनीथिंग। Next, that is income demand, quantity demanded, rise as a consumer income rise. There is the shifting of demand curve when we talk about income demand. When the income of the consumer get increased, the demand can automatically get increased. उसके बाद जब इनकम एक पर्सन की इंक्रीज होती है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है, कंजम्पशन लेवल, बेसिकली इनकम इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि पहले उस फैमिली में जो इनकम थी दैट वाज 10,000, नाउ इट विल टर्न टू बी 20,000। तो उस फैमिली में क्या हुआ, जो उनका कंजम्पशन लेवल था, कंजम्पशन लेवल क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ठीक है, उनके टेस्ट इंक्रीज हो गए, उनके एक्सपीरियंस चेंज हो गए, दे आर स्टार्टिंग, मतलब कि उनके जो था अपर लेवल पे वो लोग शिफ्ट हो गए। तो इनकम जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन कंसर्न ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। पहले लोग कम खरीदते थे, उनकी स्पेंडिंग पावर कम थी, while increase in income their spending power get increased, their taste experience shift हो गया। ठीक है, उनकी स्पेंडिंग पावर इंक्रीज हो गई, स्पेंडिंग पावर इंक्रीज होने से, इनकम इंक्रीज होने से द क्वांटिटी डिमांडेड गेट इंक्रीज। तो मैं उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर दिखा रही हूँ, मैं उस चीज का इम्पैक्ट दिखा रही हूँ ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, कि मेरी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर क्या फर्क पड़ा वाइल चेंज इन द इनकम लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका competitive demand. Competitive demand क्या कहता है, when a consumer has a variety of alternative services or goods to pick from, there is a competitive demand for a business stand up. Competitive demand, आप एक शॉप में गए, मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। एक शॉप पे गए, सपोज आप लुई फिलिप पे गए, लुई फिलिप पे लगा हुआ था बाय वन गेट 5 फ्री। वही पैरेलल पे एक शॉप थी, वहां पे एलन सोनी लगा हुआ था, एलन सोनी गेट बाय 2 गेट 10 फ्री। ठीक है, लास्ट टाइम भी आई हैव गिवन यू अ एग्जांपल। हमारे पास क्या होता है, रिसोर्सेस, वॉट एवर रिसोर्सेस वी आर होल्डिंग विद अवरसेल्फ, दैट इज वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस। कंपिटिटिव डिमांड में कस्टमर क्या करता है, कस्टमर एनालाइज करना शुरू कर देता है क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, प्राइजेस के ऊपर, स्टैंडर्ड्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर, ठीक है, ब्रांड नेम के ऊपर, लोगों के ऊपर उसने मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी। अब Louis Philippe, they offer a shirt of 10,000 rupees. Instead, you get 5 shirt in 10,000 rupees. You have to pay for one. वही अगर एलन सोनी पे वो पर्सन ने विजिट किया, दे सेड यू हैव टू पे फॉर 2 shirts, you get 3 additional। वो जो शर्ट की कॉस्टिंग थी दैट वाज 2500 एंड 2500, तो वर्थ वाइल थी। तो पर्सन कहता है वहां पे लुई फिलिप पे आई एम स्पेंडिंग 10,000 रुपीज, वही अगर मैं एलन सोनी की शर्ट परचेज कर रहा हूँ तो आई एम स्पेंडिंग ओनली 5,000 रुपीज। तो वहां से आउटपुट मेरे को क्या मिल रहा है, आउटपुट इज सेम फ्रॉम बोथ द पार्टीज। 5 शर्ट्स वहां से मिल रही हैं, 5 शर्ट वहां से मिल रही है, बट स्पेंडिंग देयर इज अ वेरिएशन ऑफ 50%। तो कंपिटिटिव डिमांड, अल्टरनेटिव सर्विसेज और गुड्स हमारे पास जब भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, क्लोज सब्सिट्यूट अगर अवेलेबल होते हैं, तो हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ देयर राइवल्स। देखो नेक्स्ट लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई है, द सेम लाइन, मैं कर्सर लेके जा रही हूँ, विल सेल बाय मॉनिटरिंग चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द राइवल। जो हमारे कंपिटिटर्स हैं उन्होंने उस प्रोडक्ट का प्राइस हमें
क्या ऑफर किया है, दैट विल बी अ प्रिडिक्शन इन द मार्केट। आपने कभी भी अपने प्राइजेस रखने हैं तो यू हैव टू मॉनिटर मेरे कंपिटिटर्स ने उसके प्राइस मार्केट में क्या रखे हुए हैं, देन द डिमांड ऑफ योर्स गेट इंक्रीज। अदरवाइज अगर आप हाई पिच पे वो प्रोडक्ट बेचोगे तो कभी भी आपकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। तो यहाँ पे भी हमारा फोकस किसके ऊपर था, ओनली एंड ओनली डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो कम्पिटिटिव डिमांड क्लियर हो गया होगा। सेकेंड आता है डायरेक्ट और ड्राइव डिमांड, एंड फॉर अ फिनिश कमोडिटीज नोन एज डायरेक्ट डिमांड। जैसे हमारे पास फिनिश गुड्स आते हैं, सेलफोन आ गया, क्लोथिंग आ गई, आर सम एग्जांपल ऑफ दिस। इन इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम अ डिमांड फॉर अदर थिंग इज, देखिए एक कस्टमर क्या होता है, autonomous body। What do you mean by autonomous body? That person is authorized to take their own decisions। अगर मैंने कुछ भी सेल फोन खरीदना है, मेरे को कुछ खाना है, क्लोथिंग है, तो ये सारी चीजें यूजली हम लोग ये बात करते हैं फूड की और क्लोथ की, हम लोग कहते हैं ये जो दो चीजें होती हैं दैट इज ऑटोनॉमियस डिमांड। एज पर द लाइक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल वो ये प्रोडक्ट खरीदता है, कंज्यूम करता है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट थिंग इज गोइंग टू इफेक्ट द इंडिविजुअल देमसेल्फ। हम लोग बाकी चीजें इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं एक इंडिविजुअल ऑटोनॉमियस बॉडी है। अब किसी ने कुछ खाना है, ठीक है, दैट इज अ डायरेक्ट डिमांड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। वो पर्सन वही खाएगा जो उसको खाना है। अगर किसी को कुछ क्लोथिंग में अपना टेस्ट है तो वो पर्सन वही पहनेगा जो उसका क्लोथिंग का टेस्ट है। नो वन कैन फोर्स देम टू eat anything which that person don't like. No person can force anybody to wear that cloth which is not being come under the liking of that particular individual। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी डिमांड जो होती है डायरेक्टली जनरेट होती है एज पर द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो यहाँ पे हम उसको बोलते हैं ऑटोनॉमियस डिमांड, और उसको हम लोग डायरेक्ट डिमांड भी कहते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करती हैं। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कौन सी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फोर्सेस ऐसी हैं जो डिमांड को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोर्स कर रही हैं कि पर्सन इज सपोज टू परचेज दैट थिंग। प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, पहले भी मैंने एग्जांपल दिया, आई हैव गिवन द कंपैरिजन ऑफ एलन सोनी एंड देयर इज लुई फिलिप, देयर आर टू ब्रांड्स। ठीक है, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट जो एक फोकस चीज होती है जो मेरी डिमांड के ऊपर फोकस करती है दैट प्रोडक्ट इज बीइंग परचेज बाय अस, दैट इज अ प्राइस। डायरेक्टली there is only one thing which impact the quantity demanded, that is the price of a product। अब लॉ ऑफ डिमांड, इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। लॉ ऑफ डिमांड भी क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। बाकी कोई भी चीज नहीं है जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड को इम्पैक्ट डालती है। देयर इज ओनली वन थिंग, एक ही ऐसी चीज है जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड को इम्पैक्ट डालती है, दैट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। आप लोगों के साथ भी यही होता है, आप लोग कभी मार्केट में जाते हो, कभी विजिट करते हो, कभी घूमने जाते हो, जब आपको एक चीज अपील कर जाती है, अच्छी लगती है, ठीक है, आप सोच रहे होते हो कि इसका प्राइस 50 रुपीज होगा या 60 रुपीज होगा, एंड सामने वाला बंदा अगर आपको बोल देता है, सामने वाला पर्सन आपको कह देता है दैट कॉस्ट ₹20 टू यू, तो आप फटाफट उस चीज को, मतलब नॉट इवन अ सेकंड थॉट, आपके दिमाग में सेकंड थॉट भी नहीं आता है, आप उस चीज को क्या करते हो, परचेज कर लेते हो। वही है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, मतलब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इतना इम्पैक्ट डालता है। आपको जब भी पता चलता है इस चीज का इतना प्राइस है तो आप उसको परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हो, जितना लगता है आपको कि वर्थ वाइल है वो प्रोडक्ट आपके लिए खरीदने के लिए। नेक्स्ट आता है इनकम। इनकम लेवल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं व्हेन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर गेट इंक्रीज्ड। जब एक पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। याद रखना, प्राइस का जो है दैट इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, जो इनकम है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द क्वांटिटी डिमांडेड।
प्राइस क्यों इनडायरेक्टली रिलेटेड है? क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है, जब प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जब हम इनकम की बात करते हैं तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जब इनकम इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, जब इनकम डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज होती है। तो हमने बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड। जो हमारा मेन जो चीज हम पढ़ रहे हैं दैट इज हमारा इम्पैक्ट क्या है क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और हैबिट्स ऑफ द कस्टमर्स। कुछ कस्टमर्स पर्टिकुलर होते हैं इन कंसर्न ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। टेस्ट है, प्रेफरेंस है, मतलब उनको वही चीज चाहिए। दे विल नॉट मूव टू अदर ब्रांड, वो अदर ब्रांड्स पे नहीं जाएंगे, वो किसी और चीज पे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों को अच्छी लगती होगी अमूल की आइसक्रीम, तो सेम हैबिट, क्यों? वो आपका टेस्ट है, वो आपकी एक हैबिट है। यू आर सपोज टू परचेज अमूल आइसक्रीम। अगर अमूल की आइसक्रीम खानी है तो आप वाडीलाल पे नहीं जाओगे, आप किसी और ब्रांड आइसक्रीम के ऊपर नहीं जाओगे। तो आपका टेस्ट है, आपकी हैबिट्स है, आपकी प्रेफरेंस है। यू पीपल आर सपोज टू परचेज द अमूल आइसक्रीम एंड कंज्यूम्ड इट। तो यहाँ पे क्या कहता है, एक चीज और है जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज करती है, वो है हमारे टेस्ट, वो है प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर कौन सी चीज खरीदना चाहता है, कौन सा टेस्ट एक कस्टमर का बन गया है। यूजली वी गिव द एग्जाम्पल ऑफ आइसक्रीम्स, यूजली वी गिव द एग्जाम्पल ऑफ चॉकलेट्स, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट और हैबिट्स की बात हो रही है। everyone is going to purchase dairy milk rather than any other chocolate, क्योंकि वो टेस्ट सबका एक बना हुआ है। तो वो जो मार्केट ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है उसको स्पॉइल करना बहुत मुश्किल है किसी और ब्रांड के लिए। तो ये चीज डिटरमाइन करती है द टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर अगर शॉप पे आएगा भी तो कॉन्टिन्यूसली वो सेम प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेगा रेदर देन ट्राइंग अ न्यू प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है आपका रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स। रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स में आपके आ जाते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स या गुड्स कह लो आप। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स मतलब एक चीज जो सब्स्टिट्यूट है आपके अदर गुड का। टी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, यू आर सपोज टू परचेज कॉफी। कॉफी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, यू आर सपोज टू परचेज टी। तो ये दोनों जो गुड हैं दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, कार इज नॉट सपोज टू बी रन विदाउट पेट्रोल। तो कार और पेट्रोल दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। द सर्वाइवल ऑफ द अदर गुड इज नॉट पॉसिबल, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था पेन और उसके रिफिल का, तो दे कम अंडर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। कंज्यूमर एक्सेप्शंस, कंज्यूमर एक्सेप्शंस मार्केट की डिमांड को एनालाइज करने में कहाँ हेल्प करती हैं? कंज्यूमर कई बार किसी का कोई रेयर टेस्ट होता है, वो कहता है आई विल परचेज दैट पर्टिकुलर थिंग एंड आई एम हैप्पी विद इट। कोई और उस प्रोडक्ट को परचेज करे ना करे, बट दैट कंज्यूमर इज इंटरेस्टेड टू कंज्यूम दैट पर्टिकुलर थिंग एज पर देयर टेस्ट प्रेफरेंस। मतलब कि उसकी बायसनेस है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, वो रिजिड है उस प्रोडक्ट के लिए, या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी उनको अच्छी लगती है। दैट थिंग इज डिपेंड अपॉन द कस्टमर ओनली। एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट, एक चीज जो डिमांड को आज की डेट में बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है दैट इज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बिकॉज हमने मार्केट में से एक ही काम करना है। वो क्या काम है? वी हैव टू जनरेट द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हमने टेस्ट की बात कर ली, प्राइस की बात कर ली, इनकम लेवल की बात कर ली, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स की बात कर ली, कंज्यूमर के बिहेवियर हैबिट्स की बात कर ली। तो एक ही चीज है जो इम्पैक्ट डालती है in concerned of, because a knowledge is being conveyed in the open market with the help of advertisement. जब तक हम advertisement नहीं करते हैं the people are not aware about our product. This is one of the best source of generating income in the market. यहाँ तक क्लियर होगा सबको? Hello, Next, ma'am. that is Hello.
Yes. Good evening, ma'am. Actually, I had no idea about the timing of the class ना. तो जो determined of demands आपने सिखाया ना, उसके पहले वाले slides at the end of the lecture बताओगे to take the screenshots? Sure, definitely you take it, but right now I'll continue the session Yes, because at other the end of the students. session, I'm telling. Definitely, I'll summarize all the slides again, but right now I'm going to continue the session. Otherwise, we are Okay. having shortage of time, darling. Yes, thank you. Welcome. Try to understand law of demand. ठीक है? Law Yes, of ma'am. demand basically क्या कहता है? Try to listen to me carefully rather than reading the slides. लॉ ऑफ डिमांड कहता है, सिंपल एक डेफिनेशन आती है लॉ ऑफ डिमांड की, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब कि जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें इक्वल हैं, द हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी द स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द लोअर द प्राइसेस द लार्जर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड। तो लॉ ऑफ डिमांड भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहता है, वो एक्सप्लेन करता है there is an inverse relationship between price and quantity demanded. लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ आपने दो चीजें ध्यान रखनी है, फर्स्ट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और सेकेंड लाइन जो आपने लर्न करनी है वो ये लर्न करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा चीज है जो इम्पैक्ट डालती है क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर, दैट इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जो लॉ स्टेट करता है, लॉ यही कहता है अदर थिंग्स जितनी भी चीजें हैं, वो कहता है कस्टमर की इनकम इम्पैक्ट नहीं डालती है, उसकी प्रेफरेंस इम्पैक्ट नहीं डालती है, फैशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सारी उसकी एजम्पशंस हैं, बट लॉ ऑफ डिमांड कहता है बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर है जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड को इम्पैक्ट डाल रहा है, दैट इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जब प्राइस हाई होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड लो होगी, जब प्राइस लो होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड हाई होगी। तो लॉ ऑफ डिमांड में आपने सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी है, आप पूरा लॉ ऑफ डिमांड लिख सकते हो इसकी मीनिंग के ऊपर, ठीक है। अब कहता है द जनरल टेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज डिमांडिंग अ कमोडिटी इन रिलेशन टू द चेंज इन इट्स प्राइसेस इज described by the law of demand. The law of demand express the nature of the function relationship between two variables. अब दो कौन कौन से आगे, द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइस ऑफ अ commodity. It simply states that demand vary inverse to change in price. The nature of this inverse relationship stressed by the law of demand form one of the best known and most significant law in economics. ये बहुत ही important और बहुत ही significant, मतलब important, significant आप कह लो, और बहुत ही useful law है economics में। ये आज का law नहीं है, मतलब अगर मैं history बताती हूँ आपको, that is not a new law, that is being decided by the economics. Indian economics नहीं थे, foreign economics थे जिन्होंने analyze किया था, assume किया था। हम जब भी कोई लॉ डिफाइन करते हैं तो लॉ में क्या आता है, लॉ का पहले हम मीनिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है। कोई भी इकोनॉमिक्स होता है ना, वो सोचता है इस लॉ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मैं इसमें क्या क्या सोच सकता हूँ, ठीक है। दीज थिंग्स कम अंडर एजम्पशंस, कि हम लोग क्या क्या एजम्पशंस लगा सकते हैं उस लॉ में। जैसे एक साइंटिस्ट होता है ना, अपनी रिसर्च करता है कि इस फार्मूला के साथ मैं इस फार्मूला को मिक्स कर सकता हूँ, इस कंपोनेंट के साथ में इस कंपोनेंट को मिक्स कर सकता हूँ। सेम इन द कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स कोशिश करता है बहुत सारी एजम्पशन फाइंड आउट करने की, मतलब कि हम लोग सोचते हैं ना बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इन द सेम वे द इकोनॉमिक्स इज सपोज टू थिंक ओवर सो मेनी एजम्पशन। एजम्पशन के बाद आता है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, कि इस लॉ को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद आती है इसका क्रिटिसिज्म, कि हमने एक्सप्लेन तो किया था बट इसका क्रिटिसिज्म क्या है, हम लोग इसको कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कि मैं कहाँ पे गलत था और वेयर आई वॉज राइट और वेयर आई वॉज रॉन्ग, ठीक है। कोई भी लॉ हम लोग इकोनॉमिक्स में जब भी डिफाइन करेंगे, पहले हम लॉ का मीनिंग देंगे, फिर डेफिनेशन देंगे, फिर जो इकोनॉमिक्स ने एजम्पशंस ली हैं वी ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एजम्पशन। आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, लॉ का एक्सप्लेनेशन आएगा।
लॉ की एक्सप्लेनेशन के बाद आएगा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब इकोनॉमिक्स ने ये चीजें गलत सोची थी। उसके बाद आएगा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ, जहां पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता है, तो वो आपका एक कंप्लीट लॉ बनता है। अभी अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है सिर्फ और सिर्फ मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन किया है। अभी मैं एजम्पशंस पढ़ने जा रही हूँ, तो ये चीज पहले आपको बतानी थी कि लॉ ऑफ डिमांड अगर आपको लिखना पड़ेगा तो आपने कैसे लिखना है, ठीक है। अब जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी द स्मॉलर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस लार्जेस्ट विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड। ये चीज मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब एजम्पशंस क्या कहती हैं लॉ ऑफ डिमांड की? एजम्पशंस कहती हैं लॉ ऑफ डिमांड की, नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। पहला, जो इकोनॉमिक्स ने सोचा कि देयर इज ओनली वन फैक्टर विच इफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। वो कहता है कंज्यूमर की इनकम बढ़ने नहीं वाली है इन द नियर नियर फ्यूचर। कंज्यूमर की जो इनकम रहेगी दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट कहता है कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर आज जो प्रेफरेंस है कस्टमर की, वो आने वाले टाइम पे सेम प्रेफरेंस रहने वाली है। कस्टमर इज नॉट इंटरेस्टेड टू चेंज द प्रेफरेंसेस। मतलब कि अगर कस्टमर अमूल के आइसक्रीम खाता है तो कस्टमर आने वाले फ्यूचर में भी अमूल के आइसक्रीम ही खाएगा, वो वाडीलाल पे शिफ्ट नहीं होगा, वो हैवमोर पे शिफ्ट नहीं होगा। नो चेंज इन फैशन, जो आज की डेट में फैशन चल रहा है दैट शुड रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। यू आर सपोज टू वेयर द ट्रेडिशनल क्लोथ्स, ठीक है। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का भी मैं 2 बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। व्हाट आर रिलेटेड गुड्स? हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स भी इंक्लूड कर लेते हैं, हम उसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। नो एक्सेप्शन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस चेंजेस, मतलब कि आने वाले टाइम में कमोडिटीज के प्राइसेस ना चेंज होंगे, ना ही वो बढ़ेंगे, ना ही वो कम होंगे। देयर इज नो चेंज इन साइज, एज, कंपोजिशन एंड सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन। जो हमारा साइज है, एज कंपोजिशन है और सेक्स रेशियो ऑफ पॉपुलेशन है, दैट शुड रिमेन सेम। अब इकोनॉमिक्स ने यहाँ पे साइज, एज कंपोजिशन एंड सेक्स रेशियो ऑफ पॉपुलेशन को इम्पोर्टेंस क्यों दी है? क्योंकि मार्केट में जब भी हम लोग डिमांड की बात करते हैं, पीछे से सप्लाई की बात करते हैं, वी हैव टू फॉलो द रिकॉर्ड्स ऑफ सेंसेक्स। सेंसेक्स के हम लोग रिकॉर्ड्स क्यों चेक करते हैं? ये चेक करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर मेरा सेंसेक्स मेरे को बता रहा है द पॉपुलेशन ऑफ वुमेन्स आर मोर देन मेन, तो मार्केट में किसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है? मार्केट में डिमांड वुमेन वेयर की ज्यादा हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे इकोनॉमिक्स ने स्पेशली बोला कि एज कंपोजिशन, कौन सी एज कंपोजिशन में कौन सा बच्चा ज्यादा है, साइज क्या है उनका और सेक्स प्रोपोर्शनेट रेशियो क्या है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग डिमांड हैज बीन जनरेटेड इन द मार्केट, उसके अकॉर्डिंग ही हम सप्लाई करनी शुरू करेंगे। No change in range of goods available to customer. There are so variety of ranges available. मार्केट में खरीदने जाओ 100 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का सब मिलता है। मतलब कि सेम प्रोडक्ट, टी शर्ट आपको 100 रुपीज की भी मिलती है, 400 की भी मिलती है, 500, 600, 700, 1000 रुपीज की भी। तो कहता है जो रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल है वो अवेलेबल रहेंगी, उसमें भी चेंजेस नहीं आएंगे। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस प्रोसेस प्रोसीजर्स है उसमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। नो चेंज इन वेदर कंडीशन। अब इकोनॉमिक्स ने क्या किया? नेचुरल कैलामिटीज इज बीइंग इंक्लूडेड बाय द इकोनॉमिक्स। वो कहता है वेदर कंडीशन में भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, दैट शुड रिमेन सेम। इस चीज को आप लर्न कर लो। नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, नो चेंज इन फैशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चेंज इन प्राइसेस इन द कमिंग फ्यूचर, एज कंपोजिशन एंड सेक्स रेशियो, रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर, गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है और वेदर कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, एज पर द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जब इकोनॉमिक्स डिजाइन कर रहा था, ये उनकी एजम्पशन थी, ऐसा कोई भी चेंज इन कमिंग फ्यूचर विल नॉट कम।
नेक्स्ट आता है आपका एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या कहता है? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहता है जहां पे ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। लॉ ऑफ डिमांड कहाँ अप्लाई नहीं होता है? व्हाट आर गिवन गुड्स? गिवन गुड्स में हम लोग यूजली यूज करते हैं द गुड्स विथ इंफीरियर क्वालिटी। ठीक है, इंफीरियर क्वालिटी का क्या मतलब होता है? जैसे बाजरे का हम लोग यूजली इंफीरियर गुड्स में हम जो एग्जांपल देते हैं दैट इज ऑफ बाजरा। द कॉस्ट ऑफ बाजरा इज लो। अब एक्सेप्शंस में क्या आ जाएगा? प्राइजेस आर लो, डिमांड इज लो, प्राइजेस आर हाई, डिमांड इज हाई। तो लॉ ऑफ डिमांड इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है। अब गिवन गुड्स क्या होते हैं? गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है, जिनके प्राइजेस भी लो होते हैं और क्वांटिटी डिमांडेड इन द मार्केट दैट इज लो। एक्सेप्शन समझने की कोशिश करो। एक्सेप्शन में हम लोग क्या कहते हैं? जो चीज मार्केट में लो प्राइस पे है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस लो, क्वांटिटी डिमांडेड लो, प्राइसेस हाई, क्वांटिटी डिमांडेड हाई। ठीक है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन कंसर्न ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, गिवन गुड्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय गिवन गुड्स। आर्टिकल ऑफ स्नूप मतलब कि जो कोई ऐसे प्रीशियस आर्टिकल्स हो गए, एक्सपेंसिव आर्टिकल हो गए, कोई सीनरी हो गई, कोई कारपेट्स हो गए, जिसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, उनकी जो डिमांड होती है वो भी हाई होती है और द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड इज हाई। उनके जो हाई प्राइसेस भी होते हैं उन वो भी बहुत हाई होते हैं। इनको हम लोग वेब्रेंट गुड्स भी कहते हैं। कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायसनेस। कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायसनेस मैंने आपको पहले भी बताया। इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड टू परचेज अ शर्ट ऑफ टॉमी, आपकी प्राइजेस भी हाई है, आपका ब्रांड भी हाई है, आपका जो प्राइजेस उसको देना है दैट इज आल्सो हाई। दैट थिंग इज डिपेंड अपॉन द कंज्यूमर साइकोलॉजी। वो क्या चीज पहनना चाहता है, क्या चीज बाय करना चाहता है, उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। दैट थिंग कम अंडर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। स्पेकुलेशन। समटाइम देयर इज स्पेकुलेशन इन द मार्केट। स्पेकुलेशन क्या होती है? हम लोग सोच लेते हैं आने वाले टाइम में इस चीज का प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है, आने वाले टाइम पे बढ़ने वाला है, बट आज की डेट में क्या हो जाता है? उसका प्राइसेस बढ़ा नहीं है, फिर भी द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड गेट इंक्रीज। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऐसा र्यूमर फैल गया है, स्पेकुलेशन है। कई बार क्या होता है, गोल्ड का रेट 10,000 रुपया बढ़ जाएगा तो मच मोर पीपल आर इंटरेस्टेड टू परचेज दैट पर्टिकुलर गोल्ड, क्योंकि आने वाले टाइम पे 10 ना भी बढ़ा, 5-6 हजार भी बढ़ गया, इवन देन दे हैव अर्न 6 or 7,000 रुपीज। ठीक है, स्पेकुलेशंस कई बार मार्केट में ऐसे र्यूमर्स होते हैं, स्पेकुलेशंस होती हैं आने वाले फ्यूचर टाइम में क्या होने वाला है, उसी वजह से वो प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज इंक्रीज हो जाते हैं। रीजन फॉर चेंजेस इन इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, चेंज इन इनकम। जो कस्टमर की हमारी जो थी एजम्पशंस, ठीक है, अ चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। अब हम लोग कहते हैं कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई। कंज्यूमर की क्या होगी? इनकम अगर इंक्रीज होगी वो कंफर्ट लेवल पे भी आएगा, उसके प्राइजेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, लग्जरी प्रोडक्ट्स वो परचेज कर शुरू कर देगा। ओवरऑल जो डिमांड क्या है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द कंट्ररी अगर उसकी इनकम लो हुई है, अगर इनकम फॉल हुई है, ऑन द कंट्ररी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड इज बीइंग एप्लीकेबल। अगर इनकम इंक्रीज हुई है तो डिमांड फॉर पर्टिकुलर गुड्स गेट इंक्रीज। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसमें तो डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा ही रहेगा। टेस्ट हैबिट्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर।
will not change the demand for a particular thing. अगर एक पर्सन की, यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज स्मोकिंग हैबिट्स, तो दैट विल नॉट इम्पैक्ट आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, उससे कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो कस्टमर का टेस्ट है, हैबिट्स है, प्रेफरेंस है। अगर एक दिन में उसने स्मोकिंग करनी है, 4 करनी है, 5 करनी है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो रहेगी रहेगी। उसमें लॉ ऑफ डिमांड कहीं भी कुछ नहीं कर सकता है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। चेंजिंग इन फैशन, फैशन क्या है, दैट हैज बीन चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, लोगों की चीजें प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, तो फैशन ऑटोमेटिकली गेट अपडेटेड। चेंज इन सब्स्टिट्यूट्स, चेंज इन सब्स्टिट्यूट प्राइस, समटाइम बॉल पेन हैज कॉज्ड अ फॉल इन द डिमांड फॉर फाउंटेन पेन। तो यूजली सब्स्टिट्यूट गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिनका कोई इम्पैक्ट इतना ज्यादा किसी भी क्वांटिटी डिमांडेड पे नहीं आता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर एक बार आपने कोई चीज परचेज कर ली, दैट इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, आपको दूसरी चीज परचेज करनी ही पड़ेगी, बिकॉज सर्वाइवल ऑफ दैट थिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपका लॉ ऑफ डिमांड में आप एक्सप्लेन करोगे ये सब कुछ, चेंज इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन सब्स्टिट्यूट गुड्स, चेंज इन फैशन, चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ अ कंज्यूमर, चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। सिनॉप्सिस में मेन जो है लॉ ऑफ डिमांड में, ये हम लोग यही, वेदर कंडीशन चेंज नहीं होंगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज नहीं होंगी, जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है वो चेंजेस नहीं होंगे, कंपटीटर अपने प्राइसेस को नहीं चेंज करेगा, कंज्यूमर की इनकम के ऊपर, प्रेफरेंसेस के ऊपर, टेस्ट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। तो आई विल टेल यू सर्टेन क्वेश्चंस जो यूजली यहाँ से आ जाते हैं। आइडेंटिफाई एन एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, managerial economics, have a discussion about it. Law of diminishing marginal utility and its assumptions, determinants of demand and individual demand schedule. What are determinants of demand? Main जो आज के टॉपिक का कंसर्न है, that is a determinant of demands कौन से हैं, और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या कहता है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होते हैं, लिसन टू मी। दो तरह से हम लोग डिमांड शेड्यूल बनाते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कितनी क्वांटिटी डिमांडेड चाहिए, दैट थिंग कम अंडर योर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। फिर एक बनता है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या कहता है, वी आर सपोज टू एनालाइज, हमने कुछ भी एनालाइज करना है, हमने कुछ भी अगर निकालना है तो हमें क्या देखना चाहिए, हमें मार्केट की डिमांड देखनी चाहिए, ना कि इंडिविजुअल की डिमांड शेड्यूल को चेक करके हमें किसी भी डिसीजन के ऊपर पहुंचना चाहिए, क्योंकि इंटायर मार्केट इज गोइंग टू फोकस ऑन what will be the demand of that particular product in the market in nearby future, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमने सप्लाई अपनी पीछे से इंक्रीज करनी है। until or unless if there is no demand in the market, then there is no usage of producing that particular good. उससे पहले हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और उसका कोई यूसेज भी नहीं बनता है। Yes, there is one girl who was having doubt and who she joined later. Ma'am, Yes, Today, ma'am. law and demand. yeah, Law and demand topic repeat. that Ma'am, is just law start of from demand. actually. That is बच्चे law of demand. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ से ना, लॉ ऑफ डिमांड का 110% आपको एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम्स में आपके मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ डिमांड दैट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद ईच अदर। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है प्राइस और डिमांड के ऊपर, जबकि थ्योरी आपकी उसमें, जब हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, जब हम इंटायर चैप्टर की बात करते हैं, तो उसमें आ जाता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, इनकम इफेक्ट क्या कहता है, और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या कहता है। आज जो हमने डिस्कस किया है दैट इज ओनली लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट
in next lecture definitely we are supposed to learn law of diminishing marginal utility, income effect और substitute effect. उनका इफेक्ट आपकी डिमांड के ऊपर क्या आता है. आज तो हमने डिस्कस किया है, दैट इज द प्राइस. देयर इज ओनली वन फैक्टर विच इफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. आज हमने सिर्फ यही डिस्कस किया है. ठीक है. प्लीज मैम अगेन लॉ ऑफ डिमांड. Sorry to मैम disturb you. This is my first one. कंटिन्यू फर्स्ट स्लाइड से लोगे तो विल अंडरस्टैंड द फर्स्ट. First slide. या यू First टोल्ड slide. मी. First slide, that is a relationship between demand and supply. Demand क्या होती है? I'll tell you. Demand क्या होती है? I'll explain law of demand again to you, Atul. Not a issue. ठीक है. I have just 5 minutes. Just listen to me Okay, ma'am. carefully. ठीक है. देखो हमारे पास दो चीजें हैं. एक है डिमांड, एक है सप्लाई. डिमांड क्या कहती है? डिमांड कहती है कि जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है उस चीज को परचेज करने के लिए, माई वॉन्ट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू डिमांड. जब उस टाइम पे, जब उस प्राइस पे मैंने उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया और दैट मतलब कि वो अगर सप्लाई थी मार्केट में. कई बार क्या होता है, हमारी डिमांड होती है एक पर्टिकुलर कार को खरीदने के लिए. ठीक है. बट हम जब शोरूम में जाते हैं तो हमें आंसर या रिवर्ट मिलता है दैट प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, दैट विल कम आफ्टर 6 months. तो दैट इज नॉट बीइंग कन्वर्टेड इनटू डिमांड. वो डिमांड नहीं हुई. ठीक है. मैंने अभी क्या किया, मैंने खरीदा नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट थी, मैंने इंक्वायरी की है. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, माई डिमांड इज नॉट बीइंग, माई वांट इज नॉट बीइंग कन्वर्टेड इनटू डिमांड. यहाँ तक क्लियर है? ठीक यस है. मैम. उसके बाद आ जाता है आपका टाइप ऑफ डिमांड. ज्वाइंट डिमांड रहती है, कंपोजिट डिमांड रहती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिमांड रहती है, प्राइस डिमांड रहती है. अब ज्वाइंट डिमांड क्या रहती है? आपको अच्छा लगता है चाय के साथ बिस्किट खाना, तो दैट विल कम अंडर. मैं बड़ा छोटे छोटे एग्जांपल देके आपको क्लियर कर रही हूँ. ठीक है. ज्वाइंट डिमांड क्या रहती है? बिस्किट अच्छा लगता है आपको चाय के साथ खाना. व्हेन यू विजिट अ मार्केट यू विल परचेज बोथ द थिंग्स. ठीक है. उसके बाद आ जाता है आपका कंपोजिट डिमांड. कंपोजिट डिमांड क्या कहती है? प्राइस मतलब कि शॉर्ट रन में कई बार क्या होता है, हमें पता चलता है कि प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है. तो या उस प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा मल्टीपल यूजेस हैं, तो हमारे उसका क्या रहता है, हम उसकी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं. बट अगर प्राइस उस प्रोडक्ट का इंक्रीज हो जाता है, यूजली वी गिव द एग्जांपल ऑफ मिल्क. मिल्क कम विद डिफरेंट यूजेस. मिल्क का हम लोग कर्ड भी बना सकते हैं, हम लोग उसमें मतलब कि मिल्क ड्रिंक भी कर सकते हैं, टी भी बना सकते हैं. ठीक है. तो उस प्रोडक्ट का क्या रहता है, डिमांड क्या रहती है, हाई रहती है, प्राइस भी क्या रहते हैं, हाई रहते हैं. शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिमांड क्या कहती है? शॉर्ट रन में आपको कई बार पता चलता है द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी गेट इंक्रीज्ड. ठीक है. तो आप क्या करते हो, उसको थोड़ा सा स्टोर करके रख लेते हो. ठीक है. लॉन्ग टर्म डिमांड में यूजली हम लोग एग्जांपल देते हैं गोल्ड का, कि प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे, क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी, जो आपने उससे पैसा कमाना है वो भी इंक्रीज होगा ही होगा. प्राइस डिमांड मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस की वजह से ही आपकी डिमांड क्रिएट होती है. एक प्राइस ऐसा फैक्टर है जो मोटिवेट करता है कस्टमर को वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए. ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं क्वांटिटी डिमांडेड को? हमारे पास इनकम डिमांड आ जाता है, कंपोजिट डिमांड आ जाता है, हमारे पास डिमांड एंड ड्राइव्ड डिमांड आ जाता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट डिमांड भी कहते हैं. उसके बाद आते हैं हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो चीजें डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती हैं. दैट इज प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द डिमांड थ्योरी. Income of a consumer is directly associated with the demand. Taste and preference of the customer.
रिलेटिव प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस क्या है, एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट क्या है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर। फिर लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है देयर इज ओनली वन थिंग जो इम्पैक्ट डालती है क्वांटिटी डिमांडेड को, दैट इज प्राइस ऑफ अ गुड। देखो, द हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी द स्मॉलर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस हाई है तो क्वांटिटी डिमांडेड लो है। द लोअर द प्राइस द लार्जेस्ट विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस लो है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? हाई है। ठीक है, तो अब मेरे को ये चीज बताओ, मेरे ख्याल से लॉ ऑफ डिमांड तो आपको क्लियर हो गया होगा सबको। Yes, ma'am. गिवन गुड्स क्या होते हैं? गिवन गुड्स आर चीप गुड्स, जिनको हम लोग चीप गुड्स बोलते हैं। चीप गुड्स कौन से होते हैं? जैसे यूजली वी गिव द नेम, प्रोडक्ट नेम, दैट इज बाजरा। बाजरा जो है, that thing come under your given good when the prices of the commodity is low, even the demand भी जो उसकी है that is also low। तो given goods में आपने जो एग्जांपल देना है that is of बाजरा, ठीक है, कि प्राइसेस लो है और क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या है? लो है। पीपल आर नॉट जनरली इंटरेस्टेड टू परचेज आउट दैट प्रोडक्ट। आप भी जो कंज्यूम करते हो, एवरीबडी इज गोइंग टू कंज्यूम व्हीट इन कंसर्न ऑफ बाजरा। ठीक है, Ma'am, can you explain substitute goods? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर क्लोज मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? यू कैन परचेज टी इन प्लेस ऑफ कॉफी और कॉफी इन प्लेस ऑफ टी, तो दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स कि हम एक की जगह पे दूसरी चीज को यूज कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखो, आप मार्केट में जाते हो, अगर आपकी प्रेफरेंस है, यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज कोको कोला ऑलवेज, ठीक है, कोको कोला नहीं परचेज करना चाहते हो, उस टाइम पे अगर पेप्सी अवेलेबल है तो आप पेप्सी भी ले लोगे। द रेट इज सेम, द टेस्ट इज आल्सो सेम। तो ये जो होता है गुड, दैट इज अ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि एक गुड की जगह पे हम दूसरा गुड परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्लियर है? एनीथिंग एल्स? You have summarized everything, na ma'am? Now from the start. या perishable goods come under short term demand. Yes, perishable goods come under short term demand definitely, because perishable goods ऐसे होते हैं, कई बार क्या होता है, perishable goods भी हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म डिमांड में कुछ ऐसी चीजें जैसे वॉर टाइम हो गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म डिमांड, कई बार आपकी टेस्ट चेंज हो गया, आपने एक्सपेंसिव गुड परचेज कर लिया, आपकी हैबिट चेंज हो गई, आपने कोई चीज ऐसी परचेज कर ली, ठीक है, एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते कि पेरिशेबल गुड्स आप शॉर्ट टर्म डिमांड में लोगे। लोगों की टेस्ट के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं। लॉन्ग रन में क्यों मैंने गोल्ड का एग्जांपल दिया? बिकॉज एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट अंडर सच कंडीशंस जहाँ पे उनको लॉन्ग रिटर्न्स मिलते रहे। Ma'am, any alternate example of given goods? गिफिन गुड्स मतलब कि लो रेंज गुड्स। अगर गिफिन गुड्स की मैं बात करती हूँ, अगर आई गिव यू एग्जांपल ऑफ सॉल्ट टू यू पीपल, ठीक है, सॉल्ट का रेट कम होता है, सब्जी में ज्यादा तो डालना नहीं शुरू कर No, देते ma'am. कि रेट कम है, नहीं डालते ना। तो यूजली होता क्या है, ऐसे गुड्स जिनकी क्वांटिटी भी लो है और जिनका रिक्वायरमेंट भी लो है। चलो, थैंक you everybody. Complementary goods, beta, I have given you the example of pen and a refill. I have given you the example of car and petrol. मतलब कि complementary goods जो एक गुड दूसरे के बिना नहीं चल सकता है, that thing come under your complementary good. Clear your doubts. Next session definitely I'll take doubt of yours. ठीक है, तो साथ साथ कोई भी डाउट रहेगा तो let me know. Thank you everybody. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. Welcome.